हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कंवरपाल सिंह और आज हम चर्चा करने वाले हैं यायावर साम्राज्य से संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। और इससे पहले वाले वीडियो में हमने मेसोपोटामिया की सभ्यता और रोमन साम्राज्य से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उनके ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं। एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता, रोमन साम्राज्य और यायावर साम्राज्य से संबंधित जो क्लासेज हैं वो भी हम यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। अगर वो क्लासेज आपने नहीं देखी तो उन सब का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज हम चर्चा करने वाले हैं यायावर साम्राज्य से संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। और ये क्वेश्चन अक्सर जो पीजीटी हिस्ट्री का जो एग्जाम होता है उसमें पूछे जाते हैं, चाहे से वो ईएमआरएस हो, केवीएस हो, एनवीएस हो या डी ट्रिपल एस भी हो। इन सभी के लिए ये वीडियो समान रूप से उपयोगी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वह है चंगेज खां के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पर चार कथन दिए हुए हैं, हमें ये पहचानना है कि चार कथन में से कौन सा कथन है वो सत्य है। यहाँ पे पहला कथन दिया हुआ है कि चंगेज खां का प्रारंभिक नाम तैमुजिन था। तो ये बिल्कुल सही है कि चंगेज खां का जो बचपन का नाम था ये तैमुजिन था। चंगेज खां नाम है इसे 1206 ईस्वी में मिला था। सेकंड कथन यहाँ पर दिया हुआ है कि तैमूजिन का जन्म 1162 ईस्वी में हुआ था। यह भी बिल्कुल सही है, आधुनिक मंगोलिया में तैमूजिन का जन्म हुआ था 1162 ईस्वी में। तीसरा कथन यहाँ पे दिया हुआ है कि 1206 ईस्वी में तैमूजिन अर्थात चंगेज खां को मंगोलों का सार्वभौम शासक घोषित किया गया था। तो ये बिल्कुल सही है। 1206 ईस्वी में मंगोल सरदारों की एक सभा होती है कुरिलताई, और इस कुरिलताई के द्वारा तैमूजिन को उपाधि दी गई थी चंगेज खां की, जिसका अर्थ होता है सार्वभौम शासक। तो यहाँ पर जो कथन 3 है वह भी सही है। कथन 4 दिया हुआ है कि 1227 ईस्वी में चंगेज खां की मृत्यु हो गई थी। तो यहाँ पर कथन 4 है वो भी सही है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी। अर्थात यहाँ पर कथन 1, 2, 3 और 4 चारों ही कथन सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि चंगेज खान मंगोलों के किस कबीले से संबंधित थे। तो देखिए चंगेज खान का जो संबंध था ये मंगोलों के कियात कबीले से था, और इनके जो पिताजी थे येसुजेई, ये इस कबीले के मुखिया हुआ करते थे। और चंगेज खां का जो कुल था वह था बोरजिगिद। चंगेज खां बोरजिगिद कुल से संबंधित था। और ये येसुजेई है जो इसके पिता है, ये कियात कबीले के मुखिया होते थे। और इनकी जो हत्या है यह कर दी जाती है तातार कबीले के द्वारा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन है वह असत्य है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया हुआ है कि 1203 ईस्वी में चंगेज खां द्वारा अपने पिता के जो हत्यारे होते हैं तातार, उनको पराजित किया गया था। तो ये बिल्कुल सही है। तो देखिए चंगेज खां के द्वारा 1203 से और 1206 ईस्वी के मध्य में जो विजय अभियान चलाया गया था ये मंगोल कबीलों के खिलाफ चलाया गया था। और 1203 से 6 ईस्वी के मध्य जो चंगेज खां होता है ये सर्वप्रथम जितने भी मंगोल कबीले होते हैं उनको पराजित करता है और उन सबको एकत्रित करता है। ऑप्शन बी में दिया हुआ है कि 1206 ईस्वी में चंगेज खान द्वारा शक्तिशाली जम्मू और नेमल लोगों को निर्णायक रूप से पराजित किया गया था। तो यहाँ पर कथन 2 है वो भी सही है। जम्मू का यह इसका सगा भाई होता है, बाद में इसका शत्रु हो जाता है। तो इसको पराजित किया गया था चंगेज खां के द्वारा 1206 ईस्वी में। ऑप्शन सी में दिया हुआ है कि 1207 ईस्वी में चंगेज खां को मंगोल कबीलों के सरदारों की एक सभा होती है कुरलताई, उसके द्वारा मान्यता मिल गई थी। तो यहाँ पर ये जो डेट दी हुई है 1207 ये गलत दी हुई है। ये डेट है 1206 ईस्वी, जब चंगेज खां जम्मू को पराजित कर देता है 1206 ईस्वी में। उसी वक्त जो मंगोल सरदारों की सभा होती है कुरलताई, उसके द्वारा चंगेज खां को 1206 ईस्वी में मान्यता प्रदान कर दी जाती है और यहाँ पर इसको उपाधि दी जाती है सार्वभौम शासक की। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है ये कथन गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो डेट दी हुई है 1207 वो गलत दी हुई है। राइट डेट होगी यहाँ पर 1206। ऑप्शन डी में दिया हुआ है 1209 ईस्वी में चंगेज खां के द्वारा सिया लोगों को परास्त किया गया था। ये बिल्कुल सही है। चंगेज खां जब मंगोल कबीलों को पराजित कर देता है और 1206 ईस्वी में जब इसे मान्यता मिल जाती है कुरिलताई के द्वारा, तो इसकी सबसे पहली इच्छा जो थी वो थी चीन को पराजित करने की। और चीन का उत्तर पश्चिम जो प्रांत होता है उस पर शासन होता है सिया लोगों का, ये तिब्बती मूल के लोग होते हैं। तो इनको
चंगेज खां के द्वारा 1209 ईस्वी में पराजित किया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन डी भी बिल्कुल सही है। तो दिए गए कथन में जो असत्य है वह है ऑप्शन सी। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि बर्बर शब्द यूनानी भाषा के किस शब्द से लिया गया है। तो यहाँ पर जो बर्बर शब्द है ये इंग्लिश एक शब्द है बारबेरियन, इसी का हिंदी रूपांतरण है। और ये जो बारबेरियन शब्द है ये एक यूनानी भाषा का शब्द है बारबरोस, उससे लिया गया है। और इस बारबरोस शब्द का जो प्रयोग है ये यूनानी लोग हैं ये गैर यूनानी लोगों के लिए करते थे, क्योंकि यूनानी लोगों को जो गैर यूनानी लोगों की जो भाषा थी वह बर्बर के समान लगती थी, इसीलिए उनको बारबरोस कहा जाता है। तो यहाँ पर अंग्रेजी में इसके लिए शब्द प्रयोग किया गया है बारबेरियन और हिंदी में कहा जाता है बर्बर। बाद में ये जो बर्बर शब्द है ये रोमन लोग होते हैं ये जर्मन जनजातियों के लिए करने लग जाते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा बारबरोस, जो दिया हुआ है ऑप्शन ए में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात बर्बर शब्द बारबरोस नामक यूनानी शब्द से बना था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये हमें सही सुमेलित करना है। यहाँ पर एक तरफ शासक दिए हुए हैं, दूसरी तरफ इनका शासन काल दिया हुआ है। यहाँ पर सबसे पहले दिया हुआ है ओगेदेई। तो देखिए ओगेदेई है ये चंगेज खां का तीसरे नंबर का पुत्र था और चंगेज खां इसे अपना उत्तराधिकारी घोषित करता है और इसका शासन होता है 1227 ईस्वी से लेकर 1241 ईस्वी के मध्य में। ओगेदेई की मृत्यु के पश्चात में जो इसका बेटा होता है गोमुख वह शासक बनता है और इसका शासन होता है 1246 ईस्वी से लेकर 1249 ईस्वी के मध्य में। और जब गौमुख की मृत्यु हो जाती है तो शक्ति है यहाँ पर चंगेज खां के छोटे बेटे तलुई के वंशजों के पास चली जाती है और यहाँ पर तलुई का बेटा होता है मोंके, वह शासक बनता है और यह शासक बनता है 1251 से लेकर 1260 ईस्वी के मध्य में। मोंके के बाद में तलुई का दूसरा बेटा होता है कुबलई खां, यह शासक बनता है और इसका जो शासनकाल होता है वह होता है 1260 से 1294 ईस्वी के मध्य में। तो यहाँ पर हम सही सुमेलित करेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ए के साथ में सही सुमेलित हो रहा है 4, बी के साथ में आ जाएगा 3, सी के साथ में आ जाएगा 2 और डी के साथ में आ जाएगा 1। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 4 3 2 1, जो दिया हुआ है ऑप्शन ए में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मंगोलों पर सबसे जो बहुमूल्य शोध कार्य किया गया था यह कौन सी शताब्दी में किया गया था। तो देखिए मंगोलों पर जो सर्वाधिक शोधपूर्ण कार्य किया गया था यह किया गया था 18वीं से 19वीं शताब्दी के मध्य में और यह किया गया था रूसी विद्वानों के द्वारा किया गया था, क्योंकि उस समय जो मंगोलिया होता है ये रूस का उपनिवेश होता है, इसलिए 18वीं से 19वीं शती के मध्य में जो बहुमूल्य शोध कार्य किए गए थे ये रूसी विद्वानों के द्वारा किए गए थे और यह किए गए थे 18वीं से 19वीं शताब्दी के मध्य में। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यायावर साम्राज्य से संबंधित प्रमुख ऐतिहासिक स्रोत कौन कौन से हैं। तो देखिए यायावर साम्राज्य से संबंधित जो प्रमुख ऐतिहासिक स्रोत हैं वह है इतिवृत्त। इतिवृत्त से तात्पर्य होता है कि व्याख्यानों या कहानियों के माध्यम से जब हम इतिहास का वर्णन करते हैं तो उसे इतिवृत्त कहा जाता है। तो ये कथन बिल्कुल सही है। दूसरा दिया हुआ यात्रा वृत्तांत। तो देखिए जब चंगेज खां के द्वारा एक विशाल मंगोल साम्राज्य का निर्माण किया जाता है तो बहुत से विदेशी यात्री होते हैं वो यहाँ पर आते हैं और वो अपना यात्रा वृत्तांत लिखते हैं, तो उससे भी हमें यायावर साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। तीसरा है नगरीय साहित्यकारों के दस्तावेज, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर कथन 1 2 और 3 तीनों सही है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके अतिरिक्त मैं आपको बता दूं कि जितने भी आपको ऐतिहासिक स्रोत या साहित्य सर्जन मिलेंगे ये सारे के सारे विदेशी इतिहासकारों के द्वारा किए गए हैं, न कि मंगोल लोगों के द्वारा। यहाँ पर मंगोल लोगों के द्वारा किसी भी प्रकार के साहित्य का सर्जन नहीं किया गया है। जितने भी हमें साहित्यिक स्रोत मिलेंगे वो हमें मिलेंगे विदेशी साहित्यकारों के द्वारा ही मिलेंगे। इसीलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि चंगेज खां सबसे पहले किस पर विजय प्राप्त करना चाहता था। तो देखिए चंगेज खां के द्वारा जब 1206 ईस्वी में समस्त मंगोल कबीलों को पराजित कर दिया जाता है तो उसकी सबसे पहली इच्छा थी कि वह चीन को पराजित करे। और उस समय जो चीन होता है ये 3 भागों में बटा हुआ होता है। यहाँ पर जो उत्तर पश्चिम भाग होता है चीन का, इस पर जो तिब्बती लोग होते हैं सीसिया लोग उनका शासन होता है। दूसरा जो है उसे कहते हैं दक्षिणी चीन कहते हैं और यहाँ पर दक्षिणी चीन पर शासन होता है शुंग वंश का
और जो उत्तरी चीन होता है, इस उत्तरी चीन पर शासन होता है चिन राजवंश का। तो चंगेज खां के द्वारा सबसे पहला जो आक्रमण किया जाता है वह चीन पे किया जाता है। और चीन पर भी सबसे पहले जो आक्रमण किया जाता है ये उत्तर पश्चिमी जो चीन होता है उस पर आक्रमण किया जाता है। और उत्तर पश्चिमी जो चीन होता है यहाँ पर शासन होता है सीसिया लोगों को, और इनको चंगेज खां के द्वारा पराजित किया जाता है 1209 ईस्वी में। उसके बाद में चंगेज खां उत्तरी चीन पर आक्रमण करता है, और यह इनका जो युद्ध अभियान है ये 1215 से लेकर और ये चला था 1234 ईस्वी तक। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात चंगेज खां सबसे पहले जिस पर विजय प्राप्त करना चाहता था वह था चीन। नेक्स्ट हमारा जो यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है वह है कि निम्न में से कौन सा कथन है वह सत्य है। तो देखिए 1260 ईस्वी के बाद में क्या होता है कि जो चंगेज खां के जो वंशज हैं इनमें व्यक्तिगत राजवंश की भावना आ जाती है, और व्यक्तिगत राजवंश की भावना आ जाती है इसलिए ये अपने अपने राजवंश की यहाँ पर स्थापना करते हैं। और यहाँ पर 3 राजवंश की स्थापना की जाती है। सबसे बड़ा जो बेटा होता है जोची, इसके द्वारा सुनहरा गिरोह नाम से एक राजवंश की स्थापना की जाती है, और इसका शासन होता है रूस के स्टेपी प्रदेश में। दूसरे नंबर का बेटा होता है चगताई, इसका शासन होता है आधुनिक तुर्किस्तान में होता है। तीसरे नंबर का बेटा होता है वो पराजित होता है, और वह चौथे नंबर का जो बेटा होता है तलुई, उसकी शाखा में जाकर मिल जाता है, और इसका शासन होता है चीन और ईरान में होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है कि चोजी ने सुनहरा गिरोह अर्थात गोल्डन होर्ड का गठन किया गया, ये बिल्कुल सही है, और इसका शासन होता है रूस के स्टेपी क्षेत्रों में। तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी में दिया हुआ है चगताई जो कि चंगेज खां का सेकंड नंबर का बेटा होता है, इसके उत्तराधिकारियों ने तुरान का स्टेपी क्षेत्र पर राज किया जहां पर आधुनिक तुर्किस्तान बसा हुआ है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी भी सही है। ऑप्शन सी में दिया हुआ है कि चीन और ईरान दोनों पर शासन करने के लिए टोलोई के वंशजों ने युआन और इल्खानी वंशों की स्थापना की। तो ऑप्शन सी है वो भी सही है। यहाँ पर जो चंगेज खां का सबसे छोटा बेटा होता है तलुई, उसके द्वारा 2 प्रदेशों पर शासन किया जाता है, चीन पर और ईरान पर। चीन पर इसकी युआन शाखा शासन करती है, और ईरान पर इसकी इल्खानी शाखा है वो शासन करती है। यहाँ पर ऑप्शन ए बी सी तीनों ही सही है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है चंगेज खां की विधि संहिता कहलाती है। तो देखिए चंगेज खां की विधि संहिता थी, इसे यास या यसाक के नाम से जाना जाता है, और इसका गठन किया गया था चंगेज खां के द्वारा 1206 ईस्वी में। और जब चंगेज खां की 1227 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है तो इसके बाद में जो इसके वंशज हैं वो भी इसको अपनाते हैं, और ये यास या यसाक होती है, ये मंगोलों को एकत्रित करने में भी महत्वपूर्ण योगदान देती है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इसमें हमें सत्य कथन की पहचान करनी है। यहाँ पर 4 कथन दिए हुए हैं, तो इन 4 कथन के आधार पर ही हमें सही कूट का चुनाव करना है। तो यहाँ पर पहला कथन दिया हुआ है कि ज्येष्ठ जो पुत्र होता है, सबसे बड़ा जो पुत्र होता है चंगेज खां का, जोची, इसको रूस का स्टेबी प्रदेश प्राप्त हुआ। तो देखिए चंगेज खां अपनी मृत्यु से पहले ही अपने साम्राज्य का 4 भागों में बंटवारा कर देता है, जिसमें इसका जो सबसे बड़ा बेटा होता है जोची, इसको रूस का स्टेपी प्रदेश मिलता है। तो यहाँ पर ये कथन सही है। सेकंड नंबर का जो बेटा होता है चगताई, इसको तुरान का स्टेपी क्षेत्र और पामीर के पहाड़ का उत्तरी क्षेत्र मिलता है। तो यहाँ पर कथन 2 भी सही है। तीसरे नंबर का जो बेटा होता है ओगेदेई, इसको चंगेज खां अपना उत्तराधिकारी घोषित करता है, और यह ओगेदेई होता है, यह अपने राज्याभिषेक के बाद में जो अपनी राजधानी बनाता है वह बनाता है पेकिंग को। तो यहाँ पर ये जो पेकिंग दिया हुआ है ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पर जो ओगेदेई होता है यह अपनी राजधानी बनाता है काराकोरम को। तो यहाँ पर जो कथन 3 है ये गलत है। कथन 4 में दिया हुआ है कि सबसे छोटा बेटा होता है तोलुई, इसको अपनी पैतृक भूमि मंगोलिया प्राप्त होती है। तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा कि यहाँ पर कथन 1, 2 और 4 सही है, और यह कूट दिया हुआ है ऑप्शन ए में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि यायावरी लोगों की प्रमुख विशेषताएं हैं। तो यहाँ पर जो यायावर शब्द है इसका अर्थ ही होता है खाना बदोश, अर्थात घुमक्कड़। और ये लोग क्या करते थे, अपने भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे, और इनका जो प्रमुख व्यवसाय था वह था पशुपालन और शिकार करना, यानी आखेट करना। तो क्वेश्चन 12 में हम देखेंगे कि तो इनकी 4 विशेषता दी गई है, जिनमें से हमें सही विशेषता की पहचान करके इस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो पहली विशेषता है खानाबदोश और घुमक्कड़, ये बिल्कुल सही है। दूसरी दी हुई है कि ये लोग आखेटक व संग्राहक होते थे, यह भी बिल्कुल सही है। तीसरा दिया हुआ है कि ये लोग पशुपालक होते थे,
बिल्कुल इनके दो ही मुख्य व्यवसाय होते थे, या तो ये लोग शिकारी होते थे या ये होते थे पशुपालक। चौथी विशेषता दी हुई है इनकी स्थायी निवास, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये लोग खानाबदोश होते थे और भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकते रहते थे। तो यहाँ पर कथन 1, 2 और 3 सही है, और कथन 4 है वह गलत है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात केवल 1, 2, 3 है वो सही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि चीन में युआन राजवंश का अंत कब हुआ था। तो देखिए, हमने देखा कि चंगेज खां का जो सबसे छोटा बेटा होता है तलु, इसकी दो प्रमुख शाखाएं होती हैं। एक शाखा इसकी चीन में होती है और दूसरी ईरान में। ईरान में इसकी जो शाखा होती है उसका नाम होता है इल्खानी। चीन में इसकी जो शाखा होती है इसका नाम होता है युआन। और यहाँ पर जो युआन वंश है इसका अंत हो जाता है 1368 ईस्वी में। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात 1368 ईस्वी में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि बाबर द्वारा भारत में मुगल साम्राज्य की नींव कब रखी गई थी। तो देखिए, यहाँ पर जो बाबर है इसका संबंध हम बात करें पितृपक्ष से, तो इसका संबंध था चंगेज खां से, अर्थात ये पितृवंश के आधार पर चंगेज खां का वंशज था। और यदि हम बात करें इसकी माता से, तो इसकी माता से यह वंशज था तैमूर का। और इसने भारत पर मुगल साम्राज्य की जो नींव रखी थी, यह रखी थी 1526 ईस्वी में। लोदी वंश का शासक होता है इब्राहिम लोदी, उसको पराजित करके। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि चंगेज खां का जन्म कब व कहाँ हुआ था। तो देखिए, चंगेज खां का जन्म हुआ था 1162 ईस्वी में, लगभग 1162 ईस्वी में हुआ था। और ये मंगोलिया के उत्तरी भाग में हुआ था, ओनन नदी के तट पर। और इनके जो पिता थे वो यसुजई थे। यसुजई थे ये कियात कबीले के मुखिया थे। और यहाँ पर हम बात करें इनकी माता की बात करें, तो इनकी माता का नाम था ओलुन इके, और इनकी जो पत्नी थी उनका नाम था बोर्टे। यहाँ पर जो बोर्टे का संबंध होता है यह होता है खोंगगिरात कबीले से। और बोर्ते का भी चंगेज खां के विवाह के उपरांत अपहरण कर लिया जाता है, और यह अपहरण किया जाता है मैरकिट कबीले के द्वारा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 15 है कि चंगेज खां का जन्म कब हुआ था। तो देखिए, चंगेज खां का जन्म हुआ था 1162 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? यह हुआ था आधुनिक मंगोलिया के उत्तरी भाग में, ओनन नदी के तट पर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा, चीन के मंचुआ लोगों ने मंगोलिया पर कब विजय प्राप्त की थी। तो देखिए, ये मंचुआ लोग है, ये कहा जाता था क्विंग जो राजवंश था चीन का, उनके लोगों को मंचुआ कहा जाता था। तो मंगोलिया पर मंचुआ लोगों के द्वारा जो विजय प्राप्त की गई थी, यह की गई थी 1759 ईस्वी में। और यहाँ पर जो चीन का क्विंग राजवंश है यह समाप्त होता है 1911 ईस्वी में। और इसी के साथ मंगोलिया भी अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देता है, लेकिन यह अपने आप को गणराज्य घोषित करता है 1921 में। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है कि चीन के मंचुआ लोगों द्वारा मंगोलिया पर कब विजय प्राप्त की गई थी, तो यह प्राप्त की गई थी 1759 ईस्वी में। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन है वह असत्य है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए दिया हुआ है कि परिवार के सदस्यों में राज्य की भागीदारी का भोग किरलताई में होता था। तो ये बिल्कुल सही है। किरलताई यहाँ पर मंगोल जो सरदार होते थे, कबीलों के जो सरदार होते थे, उनकी सभा को कहा जाता था। और ये जो भी निर्णय लेती थी ये सामूहिक रूप से लेती थी। तो यहाँ पर परिवार के सदस्यों में राज्य की भागीदारी का निर्णय है, ये भी किरलताई के द्वारा लिया जाता था। यहाँ पर ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी दिया हुआ है कि चंगेज खान ने नवविजित लोगों पर शासन करने का उत्तरदायित्व अपने 4 पुत्रों को सौंपा। ये बिल्कुल सही है। जिसमें सबसे बड़े बेटे चोजी को दिया था इन्होंने रूस का स्टेपी प्रदेश दिया था। सेकंड नंबर का जो बेटा होता है चगताई, इसको आधुनिक जो तुर्किस्तान है वो वाला क्षेत्र मिला था। तीसरे नंबर का बेटा होता है ओगेदेई, इसको अपना उत्तराधिकारी घोषित करता है। और चौथे नंबर का जो बेटा होता है तलु, इसे जो पैतृक भूमि होती है मंगोलिया की वो मिली थी। तो ये बिल्कुल सही है। और इसी के आधार पर उलुस का गठन हुआ था। तो यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। यहाँ पर ऑप्शन सी दिया हुआ है कि सैनिकों की सबसे बड़ी इकाई लगभग 10,000 सैनिकों की होती थी, जिसे तुमन कहा जाता था। तो ये बिल्कुल सही है। देखिए, चंगेज खान ने जो अपनी सेना का गठन किया था ये दशमलव पद्धति के आधार पर किया था। और दशमलव पद्धति में सेना की जो इकाई होती थी वह 10, 100, 1000, और यहाँ पर जो सबसे बड़ी इकाई होती थी वह 10,000 की होती थी, जिसमें अलग अलग कुल व कबीलों के लोग होते थे, और इसे तुमन कहा जाता था। तो ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी दिया हुआ है कि चंगेज खां की सेना में कोई भी व्यक्ति अपने अधिकारी से अनुमति लिए बिना बाहर जा सकता था। तो यहाँ पर ऑप्शन डी है वह गलत है, क्योंकि चंगेज खां की सेना में कोई भी व्यक्ति अपने अधिकारी की अनुमति लिए बिना बाहर नहीं जा सकता था, और यदि वो ऐसा करता था तो उसे दंड मिलता था। तो यहाँ पर ऑप्शन डी गलत है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह भी हो जाएगा ऑप्शन डी।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए ऑप्शन ए में दिया हुआ है मंगोल सरदारों की एक सभा, तो इसे कहा जाता था कुरलताई, तो ये बिल्कुल सही है, सही सुमेलित है। ऑप्शन बी में दिया हुआ है ऐसा क्षेत्र जिसकी दूरस्थ सीमा निर्धारित थी, इसके आगे दिया हुआ है उलुस, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो उलुस होता था इसकी दूरस्थ सीमा निर्धारित नहीं होती थी। यहाँ पर चंगेज खां के द्वारा अपने 4 बेटों के लिए 4 उलुस का गठन किया गया था, जिनकी दूरस्थ सीमा निश्चित नहीं होती थी, वह अपनी सीमाओं में विस्तार कर सकते थे, यह परिवर्तनशील होती थी, तो ये कथन गलत है। ऑप्शन सी में दिया हुआ है सुरक्षित यात्रा हेतु यात्रियों के लिए पास जारी किए जाते थे, जिन्हें फारसी भाषा में पैजा और मंगोल भाषा में जरेज कहा जाता था, तो ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी में दिया हुआ है मंगोलों के निवास स्थान तंबुओं जैसे दिखाई देते थे, तो उनको कहा जाता था जर, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए, सी और डी सही है, यहाँ पर ऑप्शन बी है ये गलत है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी, यह सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि चीन की महान दीवार का निर्माण कब से प्रारंभ हुआ। तो यहाँ पर जो चीन की महान दीवार है इसका निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया था 3री शताब्दी ईसा पूर्व में, और इसके निर्माण की जो कल्पना थी ये किन वंश के एक राजा थे, शी हुआंग, उनके द्वारा की गई थी। और इस दीवार का जो मुख्य हिस्सा है उसका निर्माण कार्य किया गया था 14वीं से 17वीं शताब्दी के मध्य में मिंग राजवंश के द्वारा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात 3री शताब्दी ईसा पूर्व में ही चीन की जो महान दीवार थी इसका निर्माण कार्य शुरू हो गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से किस शहर पर विजय प्राप्त करने के पश्चात 1220 में चंगेज खान ने वहां के अमीर मुसलमान निवासियों को उत्सव मैदान में एकत्रित करके उनकी भर्त्सना की। तो देखिए 1220 ईस्वी में चंगेज खान के द्वारा बुखारा नामक शहर को पराजित किया जाता है और इस शहर को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया जाता है। विजय के पश्चात है वहां पर एक उत्सव मैदान होता है, वहां पर चंगेज खान खड़ा होकर और अपने आप को ईश्वर का दंड बताता है, और वह कहता है कि ईश्वर ने मुझे यहाँ पर इसलिए भेजा है कि तुम लोगों ने जो पाप किए हैं मुझे उन सब का दंड देने के लिए यहाँ पर भेजा है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात बुखारा। तो इस वीडियो में हमने यायावर साम्राज्य से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनकी चर्चा की। इसके अतिरिक्त मैं आपको बता दूं EMRS PGT हिस्ट्री के लिए जो वर्ल्ड हिस्ट्री की क्लासें हैं वो कम्प्लीटली फ्री अपलोड की जा रही हैं आप लोगों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर, तो आप उन्हें भी जाकर देख सकते हैं। और इस वीडियो के जो क्लास नोट्स हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।